नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज एंड मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। आज हम देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और टॉप हेडलाइंस में आज हमारे पास MCX है, जहां पर अभी भी ट्रेडिंग शुरू होना बाकी है। ये 4 महीने में दूसरी बार है जब MCX में डिलेड ट्रेडिंग होती हुई नजर आई है। जब जुलाई में ये था तो 1 घंटा 10 मिनट की डिलेड ट्रेडिंग थी, लेकिन अब यहाँ पर ऑलमोस्ट 2.5 घंटे बीत चुके हैं और ट्रेडिंग अभी शुरू होना बाकी है। साथ ही आज बात करेंगे यहाँ पर सोयाबीन की, जहाँ पर 14 महीने के हाईस पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कारोबार है। आगे जाकर किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर भी होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर दिनेश सोमानी, कार्तिकेय बुलियन के डायरेक्टर दीपक सोनी एंड सनवन ग्रुप के CEO संदीप बजोरिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले MCX पर ही चर्चा कर लेते हैं। दिनेश जी, 2.5 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी MCX की वेबसाइट पे जो इंफॉर्मेशन है वो यही है कि टाइम ऑफ कमेंसमेंट ट्रेडिंग का आपको बता दिया जाएगा और एज ऑफ नाउ टेक्निकल इशू है और ट्रेडिंग यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी साइट से शुरू की जाएगी। अब तक 2.5 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं, किस तरह से आप बाजार देखते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट है सारी कमोडिटीज में। जी बिल्कुल मनीषा जी, इंटरनेशनली मार्केट हमारा लिंक्ड है और मॉर्निंग में जो ट्रेड होते हैं मोस्टली इनिशियल 1 आवर में करीब 15% ऑफ द टोटल डेज ट्रेड होता है। मतलब जिनकी जो 15 घंटे की ट्रेडिंग होती है वो पहले घंटे में ही 15% इसमें वॉल्यूम होता है। ये पहले इंटीमेशन आई थी कि 10:30 बजे शुरू होगा, फिर शायद 11 बजे, और ये डिले करते करते अभी 2.5 घंटा हो चुका है। जो लोग पोजीशन अपनी BTST या STBT कर जाते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतदायक होती है। और साथ ही साथ प्राइजेस जो है, जो ओपनिंग के समय में थी वो करीब $39.85 के राउंड थी और अब गिरकर ये $39.64 आ गई है। मतलब इंडियन मार्केट अगर देखते तो 500-600 रुपया और ये डाउन खुल सकता है। ऐसे में कंडीशंस अगर ये जल्दी अगर ये जस्टिफाई नहीं होती है तो कंडीशन थोड़ी वर्स हो सकती है, खासकर ब्रोकर्स के लिए और क्लाइंट के लिए जो अपनी पोजीशंस इसमें हेज करती है। दिनेश जी, कुछ ब्रोकर मेंबर से हमारी बात सुबह से यहाँ पर लगातार हो रही है, जिनका कहना है कि पिछले कुछ महीनों से लगातार यहाँ पर, चाहे वो सेटलमेंट फीस का अपडेट है या फिर ऑर्डर कंफर्मेशन है, कुछ दिक्कतें यहाँ पर लगातार चलती ही रही हैं। जुलाई के महीने में भी हमने यही कुछ होता हुआ देखा था। जी बिल्कुल, देश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग एक्सचेंजेस है, करीब मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट मोर देन 95% का वॉल्यूम जो है MCX में ही होता है। और यहाँ अगर टेक्निकल ग्लिचेस आती है तो ये सामान्य रूप से एक अच्छा संकेत नहीं है, खास करके देश का सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज होने के नाते। मुझे लगता है टेक्निकल ग्लिचेस वंस अ वाइल आए तो ठीक है, लेकिन साल अगर 4 महीने में ये 2 बार आ रही है तो इट इज नॉट गुड एज एन एक्सचेंज। तो एज ऑफ नाउ दिनेश जी, किस तरह की कॉन्वर्सेशन आपकी एक्सचेंज के साथ है? आई एम अज्यूमिंग आपके साथ भी यहाँ पर कुछ बात हो रही होगी लोगों की, जैसे आपने कहा पोजीशंस यहाँ पर खड़ी हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, कब कर पाएंगे, कैसे है? खुलते से ही यहाँ पर क्या गैप डाउन मार्केट खुलेगी, स्पेशली सोने चांदी के लिहाज से शायद वो बन सकता है काम? जी बिल्कुल, कुछ क्लाइंट्स का हमारा ये भी कहना था कि इससे बेटर हम कॉमेक्स में ही ट्रेड करें, क्योंकि वहां पर कभी टेक्निकल ग्लिचेस आती नहीं है, तो वहां ये हेज कर सकते क्या। तो ये पर्याय वो हमसे बार बार पूछने का प्रयास कर रहे थे, तो हमने कहा कि ऐसा कोई पर्याय है नहीं कि आप जो एक रिटेल पार्टिसिपेंट है वो कॉमेक्स में ट्रेड कर पाए। तो मुझे लगता है कि बेटर हमारे पास और कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं एज ऑफ नाउ, MCX का खुलने का वेट करें और उसके बाद में अपनी पोजीशन अपन स्क्वायर ऑफ या नई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। दिनेश जी, अब जैसे बात हो रही है कि 4 महीने में ये दूसरी बार यहाँ पर होता हुआ नजर आया है, क्या कुछ मीटिंग्स हैं, कोई बातचीत है जो एक्सचेंज के साथ अब यहाँ पर की जाएगी? क्योंकि ठीक है, जुलाई में जब वो हुआ तब वो एक बार था, लेकिन आज बहुत लंबा है, 2.5 घंटे हो चुके हैं। तो क्या ब्रोकरेज एज अ कम्युनिटी यहाँ पर कुछ बात करना चाहेगी एक्सचेंज के साथ कि क्या प्लान बी है इस तरह की सिचुएशंस में? निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जो एसोसिएशन है, ब्रोकर्स एसोसिएशन हो या सीडीएस में, बिल्कुल इंटरवेन करके देखना चाहिए कि क्या ऐसी बात है जो बार बार ये टेक्निकल ग्लिचेस आ रही है। क्योंकि एज ऑफ ट्रेड अगर हम लेते हैं, ये एक विश्वास के साथ में लेते हैं कि सुबह 9 बजे मार्केट ओपन होगा और हम हमारी पोजीशन उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर पाएंगे। बट अगर ये दिक्कतें और बार बार बढ़ती है, 2 बार होता है, तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रेक्टिफिकेशन की जरूरत है और ये मैटर थोड़ा सा गंभीरता से जरूर लेना चाहिए। वेल एब्सोल्युटली, एक्सचेंज के लिए भी ये सही नहीं होगा। आई एम अज्यूमिंग कोई भी एक्सचेंज नहीं चाहेगा कि वो इस तरह का डिले यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। स्टॉक प्राइस ने यहाँ पर एक इम्पैक्ट लिया है, ट्रेड नहीं वो यहाँ पर कर पा रहे हैं, एक नेगेटिव न्यूज़ उस तरीके से है। तो क्लियरली एक्सचेंज माना यही जा रहा है कि अपनी उनकी जो भी पहुंच में है, उनकी जो भी कैपेसिटी में है, वो यहाँ पर करना चाहते ही होंगे। लेकिन क्लियरली जैसे आपने कहा कि एक चिंताजनक वाली स्थिति एज ऑफ नाउ यहाँ पर उभर के आ रही है, जब आपका 98% मार्केट शेयर होता है और उसके बाद ऐसा कुछ हो तो कमोडिटी डेरिवेटिव्स के लिए एज ऑफ नाउ कोई विकल्प इंडियन मार्केट्स में नहीं है और 2.5 घंटे फिलहाल यहाँ पर बीत चुके हैं।
वेल, ये तो बात हुई एमसीएक्स की, अभी भी इंतजार है और अगर वो आने वाले कुछ समय में यहाँ पर बाजार खुलता है, किस तरह के डिटेल्स आते हैं तो वो अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। लेकिन प्राइसेस पे एक नजर डाल लेते हैं, जहां पर हमने गोल्ड एंड सिल्वर दोनों में एक गिरावट आते हुए देखी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ही प्राइसेस आपको दिखाएंगे, क्योंकि भारतीय बाजारों में यहाँ पर एज ऑफ नाउ ट्रेड नहीं है। तो गोल्ड इंटरनेशनल प्राइसेस अगर आपके लिए लेकर आए तो आप देखेंगे कि 4000 के नीचे के अब लेवल्स यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स लेके आएंगे 3963 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पे, आधे % की गिरावट है और कल यहाँ पर 3% की मुनाफा वसूली थी। चांदी लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर भी गिरावट गहराती हुई नजर आई है। ऑल टाइम हाई चांदी का $54.5 अनाउंस है, हम 46.5 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी $8 जैसी गिरावट हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है चांदी में, आधे % की गिरावट के साथ। दिनेश जी, कैसे देखते हैं जिस तरह के सोने और चांदी के प्राइसेस हैं, एक मुनाफा वसूली आनी ही चाहिए थी, आ ही रही है, कहाँ जाकर थमती हुई नजर आती है और बहुत जल्दी यहाँ पर यूएस फेड की मीटिंग है, वहां से क्या क्यूज आएंगे? जी बिल्कुल, करीब करीब 12,000 रुपए लेवल गोल्ड ऊपर से टूट गया, सिल्वर करीब करीब 27,000 रुपए टूटी है। तो एक वर्टिकल राइज जो आया था उसके अकॉर्डिंगली एक फॉल भी आया है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं 1,38,000 के आसपास सिल्वर थमनी चाहिए। और गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है 1,18,500 ये पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे ये मंदी थोड़ी सी रुकनी चाहिए और वहां से एक फ्रेश न्यू रैली दोबारा शुरू हो सकती है। ऑल राइट, तो एक मुनाफा वसूली यहाँ पर और जारी रह सकती है, डिप्स पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी अभी भी यहाँ पर ढूंढनी चाहिए। दीपक सोनी जी, आपको भी चर्चा में शामिल करेंगे। आपकी क्या सेंस है, जिस तरह से गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में मुनाफा वसूली आई है, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, जो चांदी में प्रीमियम थे वो अब यहाँ पर हमने हटते हुए देखे हैं, खरीदारी किस तरह की है करंट लेवल्स पे, जिसका लोग इंतजार कर रहे थे कि गिरेगा तो शायद हम खरीदेंगे, क्या वो हमने बाजार में आता हुआ देखा है? नमस्कार और धन्यवाद मनीषा जी। देखिए, ये जो आपने कहा है अभी कि प्रीमियम्स जो है वो कम हुए, ये सही बात है। ऑन दिवाली की टाइम के ऊपर जो प्रीमियम गोल्ड में अराउंड 30 से $35 के प्रीमियम पे गोल्ड ट्रेड कर रहा था और सिल्वर भी जो था वो मोटा मोटी $4 के आसपास जिस प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा था उस प्रीमियम में काफी गिरावट आई है। अभी हमें करंट लेवल के ऊपर गोल्ड जो है वो अराउंड $3 to $4 प्रीमियम और सिल्वर जो है वो $1 प्रीमियम के आसपास मिल रही है। ये देखिए, गिरावट तो आई है बाजार में, ये एकदम सही बात है, लेकिन इसमें ये ध्यान अभी भी रखने की जरूरत है कि 1 अक्टूबर को जहां से ट्रेड स्टार्ट हुए थे उस लेवल पे अभी हम पहुंचे नहीं है। अगर आप मंथली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो अभी भी हम ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। 1,17,000 रुपए के आसपास एमसीएक्स ने 1 अक्टूबर को ट्रेड स्टार्ट किया था और अभी भी उस लेवल के ऊपर है। तो ये जो एक करेक्शन है, अभी तक तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि एक करेक्शन है और निश्चित तौर के ऊपर हमें 3900 3920 के आसपास एक बाई बनता है। और सिल्वर में भी जो है, अगर हम इस लेवल $45 के आसपास सिल्वर में बाई बनता है और एमसीएक्स पे अगर देखते हैं तो मेरे हिसाब से 138,500 के आसपास बाई बनता है। अब जैसे कि हम देख रहे हैं आगे फेस्टिव सीजन्स कंटिन्यू है, फेस्टिव सीजन अभी खत्म हुए, साथ में वेडिंग सीजन स्टार्ट हो रहे हैं, तो डिमांड बनी रहेगी। जो जिस तरह का माहौल अभी बाजार में हमें ग्राउंड लेवल पर देखने के लिए मिल रहा है, मुझे लगता है कि ये डिमांड अभी कंटिन्यू। दीपक जी, आप भी एमसीएक्स पे ट्रेड करते हैं क्या, हेज करते हैं? हाँ जी, एज ए बुलियन डीलर, जो भी बुलियन डीलर है जो बुलियन में डील कर रहे हैं वो मस्ट जरूर अपना हेज पोजीशन बना के रखते हैं, अदरवाइज ट्रेड इज नॉट पॉसिबल इन सच सो मच वॉलेटिलिटी। दीपक जी, जैसे आपने कहा कि डिप्स पे खरीदारी करनी चाहिए, आपने वो लेवल्स भी दिए हैं। प्रीमियम जैसे आपने कहा अभी भी बरकरार है, बहुत माइनर ही सही लेकिन है। बाइंग कैसी है यहाँ पर इन करंट लेवल्स पे? बाइंग मनीषा जी, हर डिप के ऊपर एक अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिल रही है एज अ बुलियन डीलर। जैसे ही सोने ने 1,30,000 के नीचे फिजिकल गोल्ड ने जब ट्रेड किया था, उसके बाद से अच्छी बाइंग हमें देखने के लिए मिली है। बाइंग में हर लेवल के ऊपर एक अच्छी बाइंग है। ये इवन कल जो फॉल आया था उसमें भी एक अच्छी बाइंग हमारे बुक्स में आई है। आगे जाकर अब कहना यही है कि जो दिवाली धनतेरस का वीक था, यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी है, काफ़ी सारे नंबर्स भी यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। लेकिन अब अगर हम नवंबर और दिसंबर की बात करें तो ये शादियों के सीजन है, किस तरह की खरीदारी की उम्मीद आपको है? मनीषा जी, देखिए, अभी तक दिवाली के सीजन में जो भी ये सेल आउट हुआ है गोल्ड, इसमें मैक्सिमम 60% ही ज्वेलरी सेल हुई है, 40% जो है वो इन्वेस्टमेंट के रूप में इन्वेस्ट हुआ है। बट अब ये जो वेडिंग सीजन है इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि ज्वेलरी की डिमांड अच्छी रहेगी। और जैसे कि अभी हमने ये भी देखा है
कि अगस्त जो था वो काफी अच्छा इंपोर्ट हुआ है गोल्ड का। प्रीमियम्स जो अब $3 से $4 की प्रीमियम, ये एक कॉमन प्रीमियम, ये हमेशा बनी रहती है, जिसमें बैंक का अपना कॉस्ट रहता है और सप्लायर का अपना एक कॉस्ट रहता है, तो ये प्रीमियम हमेशा सस्टेन करते हैं। $3 to $4 गोल्ड में प्रीमियम कोई ज्यादा नहीं है। अगर हम बैंक के थ्रू डीलिंग कर रहे हैं, उसमें ये प्रीमियम हाई लेवल्स पे नहीं है। और अब जो ज्वेलरी डिमांड है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि वेडिंग सीजन में ज्वेलरी डिमांड भी अब आएगी सामने। इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी हद तक जो है इन्वेस्ट हो चुका है गोल्ड, अब लोअर लेवल के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट आएगा। करंट लेवल के ऊपर हम ज्यादा और इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं कर रहे। वेल एब्सोल्युटली, दिवाली धनतेरस के आसपास यहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिमांड ज़्यादा हुई है, लेकिन अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है तो ज्वेलरी डिमांड यहाँ पर वापस लौटेगी। दीपक सोनी जी एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो वो सोने चांदी का हाल है जहाँ पर कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन डिमांड को लेकर यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यूज डेफिनेटली बनते हुए नजर आए हैं। दिनेश जी, बेस मेटल्स कैसे देखेंगे आप, क्योंकि ओवरनाइट कॉपर में खासी मुनाफा वसूली देखने को मिली, एल्यूमिनियम 3 साल के हाइस पर स्थित है। यहाँ पर रिकवरी आने की संभावना पूरी मुझे नजर आती है। जो बड़े बड़े टेंशन थे वो इज आउट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे यूएस चाइना का जो ट्रेड डील था वो मुझे लगता है कि वीकेंड तक ऑलमोस्ट क्लियर हो जाना चाहिए और कुछ न कुछ सकारात्मक संकेत वहां से आ सकते हैं। साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है, वहां पर भी सकारात्मक संकेत आ सकते हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में पॉजिटिविटी बरकरार रह सकती है। 998 जो नेक्स्ट एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहेगा एमसीएक्स वाला नवंबर कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लगता है कि 998 बढ़िया खरीदारी का अवसर रहेगा। पोजिशनल स्टॉप लॉस इसका 980 होना चाहिए, ऊपर में 1035 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। एल्यूमिनियम भी 268 टू 69 अराउंड बाय करना चाहिए, 275 का लक्ष्य देखा जा सकता है 265 के स्टॉप लॉस के साथ। दिनेश जी, एक वर्ड यहाँ पर कच्चे तेल पे, जहां पर पिछले हफ्ते की जोरदार तेजी के बाद इस हफ्ते अब तक एक नेगेटिव रिस्पॉन्स। बिल्कुल, बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड था और निरंतर गिरता जा रहा था। एमसीएक्स की एकमात्र ऐसी कमोडिटी थी जो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही थी। आई थिंक 5200 का ये बेस बनाकर चल रहा था। 5330 के आसपास खरीदारी बन सकती है। सॉरी 5330 5340 के आसपास इसमें खरीदारी बनती है। ऊपर में 5450 5510 ये लेवल ये दिखा सकता है और डाउन साइड में लगता है कि 5280 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका भी साथ जुड़ने के लिए। ऑफ कोर्स जो एमसीएक्स में दिक्कतें हैं उस पर चर्चा करने के लिए और साथ ही साथ कैसे काम किया जाए आज ट्रेड में जब वो खुलता है वो भी डिस्कस करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो हमारे साथ होंगे सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया। स्वागत है आपका हमारे साथ। आप सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया हैं। संदीप जी नमस्कार। और सभी कमोडिटीज़ में अच्छी खासी उठापटक है और खाने के तेल बहुत दूर नहीं है, स्पेशली सोयाबीन। यहाँ पर क्या हो रहा है, बिकॉज जिस तरह की तेज़ी यहाँ बनती हुई नजर आई है, ऑलमोस्ट 52 हाइक्स पे कारोबार और कई कॉन्ट्रैक्ट्स तो 14 महीने के हाइस पर भी कारोबार कर रहे हैं। मनीषा जी, आपने सही कहा, ये सब यूफोरिया हो रहा है बिकॉज अभी यूएस एंड चाइना की डील जो होने जा रही है उस बारे में। लेकिन हमने देखा चाइना ने इतने दिनों तक अमेरिका से 1 टन सोयाबीन खरीदा नहीं और वो ब्राजील और अर्जेंटीना से खरीदता रहा। और अमेरिकन किसानों ने ट्रंप सरकार पे इतना प्रेशर बना दिया कि वो चाइना के लिए डील करने के लिए ट्रंप को कंसेशन करना ही पड़ा और वो डील के लिए बहुत आतुर है और वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म वो चाइना सोयाबीन परचेसेस का कमिटमेंट करे उनके साथ में। तो जो उनके जो मिडवेस्ट के जो किसान हैं, जो सोयाबीन के किसान हैं, जहाँ से उनको वोट्स मिलते हैं वहाँ उनका वोट बैंक बना रहे, तो इसके लिए वो ये। और अभी जब अमेरिका रेडी हो रहा है टैरिफ को बड़ी तारीफ ना लगाने के लिए और सब करने के लिए, तो आई थिंक अभी चाइना और यूएस का एग्रीमेंट ये भी हो जाएगा और उससे अमेरिकन सोयाबीन किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी और इसलिए वहाँ सोयाबीन के सीबॉर्ड पे हम दाम देख रहे हैं, वो उसमें अच्छी खासी तेजी आई है। बट देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं मनीषा जी, ये अमेरिका और साउथ अमेरिका ये सोयाबीन का बॉल है वर्ल्ड का, आप समझ के चलिए। अब जैसे ब्राजील है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोयाबीन का प्रोड्यूसर है, तो ब्राजील 165-170 मिलियन टन सोया सीड प्रोड्यूस करता है। अर्जेंटीना 50-52 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। अमेरिका 122 से 130 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। अब ये पूरे सब देश मिला के आप समझ के चलिए करीबन 350 मिलियन टन सोयाबीन प्रोड्यूस करता है। अब चाइना खरीदने वाला है, चाइना 100 से 110 मिलियन टन खरीदता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सोयाबीन सीड का बायर है चाइना। अब चाइना साउथ अमेरिका से खरीदेगा, अमेरिका से नहीं खरीदेगा। अब अमेरिका से खरीदेगा तो साउथ अमेरिका से कम खरीदेगा। पर घूम फिर के वो मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेट डिमांड और सप्लाई जो है वो तो एक ही है ना। वो नेशन चेंज हो रहा है, सप्लाई का सोर्स चेंज हो रहा है चाइना का, लेकिन वो एक ही बात है। तो अभी अमेरिकन सोयाबीन ऊपर जाएगा तो ब्राजीलियन सोयाबीन नीचे जाएगा।
तो घूम फिर के वर्ल्ड स्टेज पे ये डजेंट मैटर मच। वर्ल्ड स्टेज के लिए हम लोगों के लिए इंडिया में और सब चीज के लिए ये बात है, उसका मायने नहीं है कि वो कौन से सोर्स से हम चाइना खरीद रहा है। अल्टीमेटली वर्ल्ड में बास्केट एक ही है और एक बास्केट में वो एक ही तरह से रिफ्लेक्ट करता है। तो ये तो बात नहीं जहाँ तक सोयाबीन की। अब मार्केट जो देख रहा है इन दिनों में, आप देख रहे हैं कि वेट कर रहा है कि अमेरिका के जो आरबीओ के मैंडेट्स थे और उनका जो सजेशन ऑब्जेक्शंस का पीरियड था वो 1-2 दिन में एंड होने वाला है, उसके बाद उसकी पॉलिसी क्या बनती है उस पे सोयाबीन ऑयल का भाव निर्भर है। और वो हमारे लिए बहुत अहम है सोयाबीन ऑयल का भाव, बिकॉज हम भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर है सोयाबीन ऑयल के। जैसे चाइना वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंपोर्टर है सोयाबीन सीड का, तो हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट इंपोर्टर है सोयाबीन ऑयल के। हम 5.3 मिलियन टन इंपोर्ट करते हैं वर्ल्ड में सोयाबीन ऑयल। वर्ल्ड में सोयाबीन ऑयल का ट्रेड पूरे वर्ल्ड में 9 से 9.5 मिलियन का ही होता है, और उसमें से हम 5 से 5.5 मिलियन इंपोर्ट करते हैं। मतलब आप समझिए कितनी हमारी अहमियत है सोयाबीन ऑयल में वर्ल्ड मार्केट में। तो इसके लिए हमें वो सोयाबीन ऑयल की कीमत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इन दिनों में देखा उसमें कोई नरमी आई है। सोयाबीन की कीमतें जो पीक पे गई थी नवंबर दिसंबर शिपमेंट की $1220 कुछ हो गई थी, वो $1170 हो गई है। और फॉरवर्ड की कीमतें जो होती थी मार्च की वो 1190 हो गई थी, वो 1140 है। और अप्रैल मई जून जुलाई की कीमतें जो 1150-60 होती थी वो 1110 है। तो $40 से $50 सोयाबीन में रेट कम हुए हैं। उस तरह से पाम ऑयल में भी हम क्रूड पाम ऑयल देखें तो अभी वहाँ स्टॉक रिपोर्ट जो लास्ट आई थी एमपीओबी की, उसमें स्टॉक बढ़ा हुआ दिखाया था और अभी उनके एक्सपोर्ट ठीक चल रहे हैं, प्रोडक्शन भी कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। उस बात को लेके पाम वालों को भी चाहते हैं कि कुछ माल उनका हल्का होए। उस कारण से क्रूड पाम ऑयल में भी हमने देखा ऊपर में $1170-75 का $80 तक का रेट हो गया था नवंबर दिसंबर शिपमेंट का। वो अभी नीचे में 1140-45-50 डॉलर के आसपास आ गया है। तो $30 क्रूड पाम ऑयल में भी गिरा है। आई थिंक अभी इस कारण से इंडियन कंज्यूमर के लिए तो अच्छा हो गया कि सोयाबीन ऑयल $40-50 गिरा है, क्रूड पाम ऑयल $30-35 गिरा है। तो इसके लिए इंडियन कंज्यूमर को तो अभी मतलब थोड़ा कीमतों में राहत मिलेगी। लेकिन हमें रुपी हमारा डिप्रिशिएट हो गया मनीषा जी लास्ट 48 आवर्स में। जो हमारा अभी आप देखिए अभी चल रहा है 88.30 करीबन चल रहा है, जो 87.70 तक आ गया था। तो ये रुपी का डिप्रिसिएशन डेफिनेटली हमारी इंपोर्ट कॉस्ट को बढ़ाता है। तो इतने सारे फैक्टर्स ऐसे क्रॉस चल रहे हैं, आप देख रहे हैं क्रूड की कीमतें ऊपर नीचे हो रही है। पहले तो बहुत डिप्रेस हो गई क्रूड, फिर थोड़ा क्रूड बढ़ा। तो एक कमोडिटी ट्रेडर के लिए और कमोडिटी कंपनी के लिए ये सबको इतने वैगरीज और इतने फैक्टर्स को मैनेज करना, जैसे एक पायलट कॉकपिट में बैठ के अपने एयरक्राफ्ट को मैनेज करता है 50 के कंट्रोल नजर लगा के, वैसे ही हो गया। और हमारी इंडस्ट्री में ऑटो पायलट तो है नहीं कि आप ऑटो पायलट पे गाड़ी लगाओ और अपने प्लेन को लगाओ और कॉफी पीते रहो। तो यहाँ तो आप 24 घंटा आपको लगे रहना है। हर कमोडिटी में जो इंडस्ट्री में बंदा है, मेरे ख्याल से वो मंडे से फ्राइडे तक हर आदमी 12, 14, 16 घंटे काम करता है। सैटरडे संडे एक रिलीफ मिलती है, उसमें कोई बात नहीं, वर्ल्ड के एक्सचेंजेस इंडिया के एक्सचेंजेस बंद होते हैं। लेकिन कमोडिटी ट्रेडर्स की लाइफ बहुत डिफिकल्ट है। और बट ठीक है, दे एंजॉय ऑल्सो। चैलेंज भी एक एंजॉयमेंट है और उनको आदत पड़ चुकी है इस चैलेंज की। मैं तो इतना कहूंगा, जो आदमी कमोडिटी में काम कर लिया है वो आदमी वर्ल्ड की कोई भी इंडस्ट्री में काम कर सकता है और वो वहां आगे निखर सकता है, वो मेरा विश्वास है। ऑल राइट संदीप जी, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत एग्जॉस्टिव और लॉन्ग तरीके से यहाँ पे हमें समझाया कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है कमोडिटीज़ में, ऑफ कोर्स एडिबल ऑयल में। जैसे आपने बताया कि ये चेंजिंग मैप है क्लियरली, एंड यूएस एंड चाइना के ऊपर ऑफ कोर्स नजर रहेगी। बायो एथेनॉल के ऊपर एक दूसरी चीज़ यहाँ पर है जिसके ऊपर बाजार क्यूज लेता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो मार्केट समझाने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल एक ब्रेक का समय है, लौटेंगे तो और नजर डालेंगे यहाँ पर स्टॉक्स एंड मार्केट्स पर।